नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों भारत की विदेश नीति। अब इससे पहले पॉलिटिकल के मोस्ट ऑफ टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। यूएनओ भी अपन ने पढ़ लिया है, जब विश्व और भारत का भूगोल और वो चल रहा था उस समय पढ़ लिया है। यदि किसी ने नहीं भी देखी है यूएनओ की क्लास तो वापस लिंक उसका डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे और वापस आपको बता दूंगा अपन ने यूएनओ पढ़ चुके हैं। अब रही है इसमें विदेश नीति। जवाहरलाल नेहरू जी का इसके अंदर क्या योगदान रहा वो तो ये आज एक क्लास, एक कल आएगी, दो हो जाएगी आपके, यानी कि एक अगली क्लास में दो के अंदर विदेश नीति पूरी हो जाएगी। इसके बाद में अपन अपना बाकी रहेगा साथियों मोस्ट जो पार्ट बड़ा है वो राजस्थान की पॉलिटी। तो राजस्थान की राज व्यवस्था जो 6-7 क्लासेस आएगी उसके अंदर पूरी हो जाएगी। इसी के साथ आपका 97 से 98% कोर्स पूरा हो जाएगा। 2-3% जो बाकी रहा है उसमें आपके एक तो राजनीतिक जागरूकता, एक 1857 की क्रांति और 2-3 टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स के सारे ध्यान है, मुझे एक भी छोड़ने वाला नहीं हूं, सभी करवाऊंगा। इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको बता दिया था कि इकोनॉमिक्स के सर करवाएंगे और बाकी के जो बच्चे हैं वो मैं करवा दूंगा। तो अब देख लो आपके एग्जाम से 3 महीने 3.5 महीने पहले जो है आपका कोर्स पूरा करवा दिया है और इसके बाद अब रिवीजन क्लासेस, ऑब्जेक्टिव वगैरह सब शुरू होने वाली है। सारी पूरी तैयारी के साथ धमाकेदार अब क्लासेस चलने वाली है। बस आप लोग साथ बने रहें और पढ़ते रहें, दम लगा के पढ़ते रहें। सिलेक्शन तक बिल्कुल ऐसे ही दम लगा के पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रयास साथियों करते रहेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। विदेश नीति यानी कि देश के अन्य देशों के साथ में संबंध कैसे है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अन्य देशों से संबंध बना के चलना पड़ता है, नहीं तो सारी चीजों को देखना पड़ता है। कहीं देखो सब चीजें देखने का मतलब यह है कि कहीं किसी देश के बीच में यदि कोई युद्ध चल रहा है वहां पे किस हिसाब से अपना क्या रोल रहना चाहिए वो सब देखना चाहिए, देखना पड़ता है। जैसे कि अभी यूक्रेन वाला जो युद्ध चल रहा था उसमें भी आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि भारत का रुख कैसा रहा। तो विदेश नीति जो है बदलती रही है समय समय पर, कभी किसी तरीके से, लेकिन भारत जो है एक निष्पक्ष और ईमानदारी वाली नीति अपनाता आया है। जिसे निष्पक्ष कहने का मतलब यह है कि गुटनिरपेक्षता उसका एक अच्छा उदाहरण है। किसी का भी पक्ष नहीं लेना, जो सही है उसका बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन किसी एक गुट का पक्ष नहीं लेना, ये सबसे बड़ी विशेषता भारत की रही है। साथियों शुरू करते हैं विदेश नीति को। देखो भारत की विदेश नीति यदि पढ़े और नेहरू जी का योगदान न पढ़े तो वो अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यदि देखें साथियों तो भारत के पहले विदेश मंत्री जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपन नेहरू जी के प्रयास देखते हैं और इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो किसी देश की विदेश नीति की आधारशिला जो है उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। ये कोटेशन कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मान लीजिए पूछ ले, हालांकि विदेश नीति से संबंधित जैसे कोटेशन पूछते तो नेहरू जी उत्तर का मतलब उत्तर में नेहरू जी का सही होना बहुत ज्यादा संभावना रहती है, इस बात को भी ध्यान रखें आप। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें साथियों तो 1927 में जर्मनी के अंदर जब साम्राज्यवाद वाली बात चल रही थी तो नेहरू जी ने विश्व शांति की नीति का समर्थन किया था, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो कभी भी साम्राज्यवाद का या उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं करती है और इसका विरोध ही करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये नेहरू जी का योगदान यहाँ पे देखने को मिला। 1947 में साथियों दिल्ली में एशियाई राष्ट्रों का जो उपनिवेश सम्मेलन हुआ उसमें उपनिवेशवाद का विरोध करने का आह्वान भी नेहरू जी द्वारा किया गया था, ठीक है ना। 1955 में बांडुंग में जो सम्मेलन हुआ एशिया और अफ्रीकी देशों के बीच, अफ्रो देशों के बीच में, तो उसमें साथियों गुटनिरपेक्षता की नीति को विश्व के समक्ष सबसे पहले विश्व पटल पर रखा था। तो सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति जब सामने आई तो वो 1955 वाला बांडुंग सम्मेलन था और 1961 में ये जो है वास्तव में संस्थागत रूप इसको दिया गया वो अलग है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो विश्व पटल पर सामने आती है गुटनिरपेक्षता की नीति वो 1955 के अंदर है, ठीक है साथियों। चलिए अब देखते हैं भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। अब भारतीय विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत हैं उनको मुख्य तौर पर साथियों 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आ जाते हैं परंपरागत सिद्धांत और नंबर 2 में आ जाते हैं समकालीन सिद्धांत। समकालीन सिद्धांत में बाद वाले आ जाते हैं जैसे कि आपके गुजरात सिद्धांत है, पड़ोस पहले की नीति है, ये सारे सिद्धांत, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह ये सब आ जाते हैं समकालीन में। और जैसे पंचशील समझौता है, गुटनिरपेक्ष है, निशस्त्रीकरण है, ये सारी चीजें जो आ जाएगी आपके परंपरागत सिद्धांत में आ जाएगी। चलिए इन चीजों को समझते हैं क्योंकि प्रश्न जो है साथियों कहीं से भी बन सकता है। सबसे पहली चीज
सबसे पहला नंबर 1 अपन ले रहे हैं परंपरागत सिद्धांत, ठीक है। उसमें सबसे पहला परंपरागत सिद्धांत में सबसे पहला है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का विरोध करना। अब समझना इस चीज को कि साम्राज्यवाद क्या है। जैसा इसका नाम है वैसा ही साम्राज्य स्थापित करना, यानी कि मान लीजिए पहले भी देखो राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे तो साम्राज्य स्थापित करते थे। जैसे कि मान लीजिए चौहानों ने कहीं पे साम्राज्य स्थापित किया या गुर्जर प्रतिहारों ने कहीं पे किया, भीनमाल में किया, तो उससे पहले जो शासक था उनका कहीं नामो निशान थोड़ी होगा, उनका थोड़ी, जब भाई जिसका साम्राज्य स्थापित हो गया उसी के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली सल्तनत आई तो सल्तनत के नाम से जानी गई, ठीक है ना। तो वो बाद में ऐसे थोड़ी कहते थे कि भैया आप जो है राजपूत हैं वो भी यहाँ पे शासन करो और हम भी करेंगे, ये नहीं है। यानी साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि आप किसी देश पर अधिकार करें, उस देश का जो है कहीं कोई अस्तित्व रहेगा नहीं, आपका साम्राज्य वहां पे काबिल हो जाएगा, ये जो है साम्राज्यवाद है। उपनिवेशवाद क्या है कि आप किसी देश पर अधिकार तो करते हैं लेकिन उस देश का अस्तित्व भी रहता है, यानी कि आप उसको अपने अधीन कर लेते हैं। वो जैसे कि अंग्रेजों का उपनिवेश था भारत, ठीक है, अंग्रेजों के बहुत सारे उपनिवेश रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे उपनिवेश का मतलब यही है कि किसी देश दूसरे देश द्वारा वहां पे शासन करना, उसका उपनिवेश बनाकर शासन करना, ठीक है ना। तो ये होता है। इसमें तो क्या अस्तित्व मिटा देते हैं साम्राज्यवाद में पूरी तरीके से, और उपनिवेशवाद में पूरी तरीके से मिटाया नहीं जाता, वो उनके अधीन उनकी नीतियां चलती है, वो वाली बात है। तो इन दोनों का जो है विरोध किया है यहाँ पे, अपनी जो भारत की विदेश नीति है उसमें इसका सिद्धांत जो है उसमें विरोध है, ठीक है। नस्ल भेद या रंग भेद का विरोध। अब नस्ल भेद संविधान में भी उल्लेख है, नस्ल भेद और रंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि इसका विरोध किया गया है, ये भी अपने इसका अपने सिद्धांत है। और यदि आप देखते हैं तो जैसे अफ्रीका के अंदर गांधी जी का आंदोलन वगैरह, ये सब इसके बहुत अच्छे उदाहरण है। तो यहाँ पे ये चीज अच्छे से समझ में आ जाती है साथियों, ठीक है ना। फिर देखिए गुट निरपेक्ष की नीति का समर्थन। गुट निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी दल का साथ नहीं देना। जो महाशक्तियां हैं जैसे कि अमेरिका और रसिया, ठीक है, तो न रसिया का साथ देना न अमेरिका का साथ देना, यह है गुट निरपेक्ष। कि किसी गुट की मतलब किसी गुट के पक्ष में नहीं है, आप निरपेक्ष है, ये गुट निरपेक्षता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है ना। पंचशील सिद्धांत, 5 सील वाले सिद्धांत है कि भैया क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। और पंचशील सिद्धांत में मुख्य तौर पर भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था, इसको भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति व विश्व संघ व सुरक्षा में विश्वास। अब अंतरराष्ट्रीय शांति की हमेशा भारत जो है पक्षधर रहा है। अंतरराष्ट्रीय शांति की भारत हमेशा से कहता आया है सब भैया झगड़ो मत, वो मत करो। कभी भी भारत ने आगे होकर किसी देश के भूमि पर अधिग्रहण करने की या ऐसी सोच नहीं रखी। तो अंतरराष्ट्रीय शांति वाला भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ये यदि भारतीय संविधान की बात करें तो साथियों अनुच्छेद 51 के अंदर, अनुच्छेद 51 के अंदर अंतरराष्ट्रीय शांति का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। शस्त्रीकरण का विरोध और निशस्त्रीकरण का समर्थन। शस्त्रीकरण का मतलब है देखो आजकल चारों तरफ दुनिया में सारे देश जो है हथियारों की बहुत बड़ी खेप बनाने में और हथियारों को ज्यादा से ज्यादा हथियार रखने की होड़ मची हुई है। वहां पे ये जो है साथियों अपना शस्त्रीकरण का विरोध, यानी कि ज्यादा शस्त्रों की जरूरत नहीं है, और निशस्त्रीकरण का समर्थन ये अपना सिद्धांत रहा है। यानी कि परमाणु ऊर्जा वगैरह ये सब जो है आप इसको ऊर्जा के रूप में काम में लो, लेकिन ये विस्फोटक बम वगैरह इसमें काम में नहीं लेना है। यही चीजें इनके अंदर आती है। इसमें बहुत सारी पॉलिसियां पढ़ने को मिलती है, ठीक है ना। यूएनओ का समर्थन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में साथियों मतलब वो पूरी एक तरीके से जैसे विश्व युद्ध जब हुए थे तब इन संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ और ऐसे मतलब संघ की आवश्यकता पड़ी थी जो इस सिचुएशन को होने से रोक सके। तो ये इनका समर्थन करना भी यही है कि अंतरराष्ट्रीय शांति कहीं ना कहीं से बनी रहे। ये सिद्धांत आपको वैसे ऐसे कैसे याद रखने हैं, ठीक है ना। सैनिक गठबंधनों से दूर रहने की नीति। सैनिक गठबंधन जैसे कि आपके नाटो है, ठीक है ना, ये नाटो भी सैनिक गठबंधन है। इन सब से भारत जो है थोड़ा दूर ही रहता है कि भैया थे थारे मैं मारे, मैं इन पचड़ाम पढ़ो कौन, ठीक है। अंतिम जो है साथियों शांति आधारित विदेश नीति, वो यही है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। तो ये मतलब एक तरीके की आधार है विदेश नीति का जो हमें समझना चाहिए। हालांकि ये ऐसी कोई बातें नहीं है जो आप लोग डायरेक्ट नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे जैसे कोई फ्रेशर्स है
तो उन लोगों को समझने की आवश्यकता होती है। ये विदेश नीति के सिद्धांत है साथियों, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं गुट निरपेक्षता की नीति पर। अब गुट निरपेक्षता की नीति के जनक यदि कहे जाए कि इनके संस्थापक सदस्य यदि कहे जाए तो उसमें साथियों आपको ध्यान रखना है मुख्य तौर पर 3 नाम, और 3 नामों की है एक बढ़िया सी ट्रिक, और ट्रिक है नैना टिटो। अरे बिल्कुल हाउ इजी है, मतलब नैना टिटो इतनी जल्दी याद हो गया जिनको, मतलब नैना टिटो केड़ो है कि नैनो है, नैना टिटो, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब नैना टिटो से मतलब क्या है वो भी देख लो, ठीक है। यहां से भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, ने से क्या आ जाएगा, नेहरू जी, ठीक है। यहां से आ जाएगा साथियों कर्नल नासिर, कर्नल नासिर, नासिर थोड़ा व्यवस्थित लिख लेना आप। और यहां से आ जाएगा मार्शल टिटो, मार्शल यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो। तो इन तीनों ने जो है इसको आधार दिया, और गुट निरपेक्ष जब ये नीति यानी कि ये बेलग्रेड के अंदर इसकी स्थापना हुई, अब तब इसके साथियों जो हिस्सा बने थे राष्ट्र वो 25 थे, और वर्तमान की स्थिति ये है कि इसमें 120 देश सदस्य है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सिद्धांत अपन ने पढ़े लेकिन अब जो है इंपॉर्टेंट ये है साथियों, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना, भारत के प्रधानमंत्री देखो ये वही है, नैना टिटो वाली ट्रिक का विस्तृत रूप है। जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो। अब साथियों कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता प्रथम सम्मेलन की किसने की, तो जहां पे ये सम्मेलन हो रहा होता है वहीं का जो प्रतिनिधि है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो बेलग्रेड जो है युगोस्लाविया में है, तो उस समय जो है ये युगोस्लाविया के अंदर हो रहा था, तो कर्नल नासिर टिटो जो है, इन्होंने मार्शल टिटो जो है, नासिर टिटो नहीं, मार्शल टिटो जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। जहां पे होगा ना वो अध्यक्षता वहां पे करेंगे, ठीक है ना। जैसे 83 में अपने भारत में था तो इंदिरा गांधी ने अध्यक्षता की थी। ये इसके आधार पे आपको याद रखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 1961 में साथियों बेलग्रेड सम्मेलन में इसे व्यावहारिक संस्थागत रूप प्रदान किया गया, और विदेश नीति में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कहूं यदि मैं तो यही है 1961 वाला, ठीक है ना। ये पूछते हैं कई बार, ठीक है। इसमें 2-3 तरीके से पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो पूछा जाता है सन कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब स्टेबलाइज हुआ, यानी कि कब संस्थागत रूप दिया गया, 1961 में, ठीक है। कहां पे दिया गया, बेलग्रेड में, और बेलग्रेड कहां है, युगोस्लाविया में, ठीक है, युगोस्लाविया, ठीक है। एक प्रश्न ये, और एक आता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की, मार्शल टिटो ने की, क्योंकि मार्शल टिटो ये यहां देखो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो थे, ठीक है भाई। अध्यक्षता कौन करी है, टीट जी करी है, कौन करी है, टीट जी करी है, की करी है, गुट जी की करी है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता टिटो ने की है। गुट जी की अध्यक्षता कौन करी है, टीट जी करी है, ठीक है, याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो 25 देशों ने हिस्सा लिया, वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य है। नाम, ठीक है, नाम कहते हैं। चलिए पंचशील समझौता, पंचशील समझौता देखो मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि 29 अप्रैल 1954 किस किस के बीच में हुआ, भारत व चीन के मध्य ये समझौता हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, नाम एड ही रखे अपा की नहीं कर सका, चाउ एन लाई के मध्य ये हुआ है, ठीक है। तो नेहरू और लाई के मध्य हुआ है, ठीक है, नेहरू जी इन लाई बना दियो, ठीक है ना। नेहरू और लाई के मध्य ये समझौता हुआ है। इसमें क्या क्या है कि क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, ठीक है ना। ये सम्मान न लिखा हुआ है, इसको व्यवस्थित कर लेना, सम्मान, ठीक है। एक दूसरे की भैया अखंडता, हालांकि वो चीन की तो माने जिनको थाने ध्यान ही है, इन बार बार रह रहे सबक सिखानो पड़े, ठीक है, बार बार रह रहे उनके उबल किया हुआ है चीन ने भी, उबल की आवाज भारतीय भी, जो भारत की सेना भी कम कौन है, मुंह तोड़ जवाब दे दिया करे, पास शांत हो गया। हालांकि चीन जो है चारों तरफ से घिरा रहता है, कभी इधर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अनाक्रमण की नीति के बिना बात कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। हस्तक्षेप, किसी के देश के अंदर कोई भी हस्तक्षेप दूसरा एक दूसरे के अंदर नहीं करेंगे। भारत और चीन की बात हो रही है, ठीक है। लाभ और
समानता की नीति, ठीक है, लाभ और समानता की नीति, इसके बाद में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। ये पंचशील समझौते के अंदर 5 चीजें आती हैं। हालांकि जहां तक देखने में मिलता है कि ये जहां से यहां प्रश्न है ना, यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, ये यहां से इन में से कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप ध्यान में रखें कि ये चीजें पंचशील समझौते के अंदर आती है। और परंपरागत सिद्धांतों के अंदर ये गुट निरपेक्षता और पंचशील दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी के तो आपने जैसे याद कर ली, सीख लिए, समझ लिए, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो है ये डिटेल आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज जो है राजनीति सेकंड ग्रेड एसएसटी वालों के, ठीक है। काफी जने पूछते हैं सर वो थर्ड ग्रेड के काम आएगी क्या? नहीं भैया, ऐसा है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पढ़ा करो, सेकंड ग्रेड एसएसटी, जिनके एसएसटी है उनके लिए ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। एसएसटी के अंदर सेकंड ग्रेड में उन्हें 8 सब्जेक्ट तैयार करने होते हैं, उनमें से एक पॉलिटिकल है। बड़ा बहुत विस्तृत सिलेबस है एसएसटी भीम का है। तो वो पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज जो है साथियों, प्रथम 3 दिन के लिए इसमें 50 रुपए ही रहने हैं। इसके बाद में आंशिक वृद्धि की जाएगी। टेलीग्राम पर भी टीम ने आपको बता दिया था, तो बिना किसी डिले के यदि अभ्यास करना चाहते हैं ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। और अब जो है टेस्ट सीरीज में धीरे धीरे सभी में रैंक शुरू की जा रही है। फर्स्ट ग्रेड वाली भी, उनमें भी रैंक शुरू करवा देंगे। आरबीएससी में ऑलरेडी रैंक, आरबीएससी वाली यानी थर्ड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है उसमें ऑलरेडी रैंक चालू है, और सेकंड ग्रेड की जितनी है उनमें भी चालू करवाने की अभी कह दिया है। वो धीरे धीरे आपके उनमें सभी में चालू हो जाएगी। तो इसके लिए कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म मतलब प्ले स्टोर से गौरव ज्ञान धारा ऐप डाउनलोड करना, उसी पे जो है सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। अब जैसे फर्स्ट ग्रेड का विस्तृत सिलेबस आ गया है, फर्स्ट ग्रेड की बेहतरीन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है, बिल्कुल ही नाम मात्र के शुल्क में। हाँ कि नहीं पे भांगड़ा वे ज्यादा 400-500 तो अपा की ने ना दो कौन, बाकी जो गुणवत्ता यहाँ 50 रुपए में मिलनी है वो 500 में भी कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए, अभ्यास करना है तो कर सकते हैं, और रैंक वगैरह सब अब दिखने लग जाएगी आपको, ठीक है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, समकालीन सिद्धांत पे आ जाते हैं, ठीक है। समकालीन सिद्धांत में आप देखो, अब यहां से प्रश्न समकालीन सिद्धांत में से खूब बनते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं गुजराल सिद्धांत, ठीक है। गुजराल सिद्धांत क्या है साथियों? 1996 के अंदर, 1996 में जब एचडी देवगौड़ा की सरकार थी, एचडी देवगौड़ा की सरकार में गुजराल जो थे ना विदेश मंत्री थे, गुजराल विदेश मंत्री थे, और इनकी ये नीति थी। यही गुजराल है जिन्होंने सीटीबीटी के जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर नहीं करने दिया था। भैया मैं क्यों करा, कोई तो नहीं रोक रही हो है परमाणु वगैरह सब, और हमको ही रोकना है, तो इन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, नहीं करने दिए थे, ठीक है। 1996 में इन्होंने क्या कहा कि द्विपक्षीय समझौते की जगह एक पक्षीय समझौता करना। इस चीज को समझना, द्विपक्षीय और एक पक्षीय क्या है। देखो, सबसे पहले यह समझो कि भारत और दक्षिण एशियाई देशों में बड़े भाई के भूमिका निभाएगा भारत, ठीक है। इस नीति के अनुसार ये अब क्या है, ये बड़ा भाई, और देखो दक्षिण एशियाई जो देश है उनमें सबसे बड़ा देश भारत है, ठीक है। अब दक्षिण एशियाई देशों के अंदर सबसे बड़ा देश भारत है, तो भारत की ये नीति, यहाँ गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत ये नीति है कि हम जो है इन सभी छोटे छोटे देशों को सहयोग करें। द्विपक्षीय की जगह एक पक्षीय का मतलब यह है, द्विपक्ष में तो क्या होता है, कुछ मैं आपको दे रहा हूं, कुछ आप मुझे दोगे, ठीक है। मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, आप इसकी फीस दोगे, ये होगा द्विपक्षीय। एक पक्षीय में क्या है, मैं दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। एक बड़े भाई के नाते मैं आपको क्लासेस दे रहा हूं, आपको इसके बदले, क्लासेस के बदले आपको कुछ भी नहीं देना, आपको सिर्फ पढ़ना है, ये एक पक्षीय है। समझने के उद्देश्य बता रहा हूं, यहाँ पे कोई बताने का ऐसा उद्देश्य नहीं है। ऐसे का ऐसे बड़े भाई के नाते जो भारत है, कि भारत जो है इन्हें सारी सुविधाएं देगा, ठीक है, इनको सपोर्ट करेगा सभी चीजों में। इसके बदले क्या होगा, ये भारत के प्रति कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, भारत को कभी भी जरूरत पड़ेगी ये तैयार रहेंगे। तो भारत जो है जैसे उत्तरी और पश्चिमी जो महाशक्तियां हैं उनसे कभी कुछ अनबन होती है, तो ये जो है हमेशा ही सपोर्ट में रहेंगे दक्षिण एशियाई देश, ठीक है ना। ये है आपके साथियों द्विपक्षीय और एक पक्षीय समझौता और गुजराल सिद्धांत, ठीक है। जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो भारत की यहाँ पे बड़े भाई वाली नीति गुजरात सिद्धांत के अंतर्गत है, ठीक है। सवाल बन जाए, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब साथियों आते हैं लुक ईस्ट नीति, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव के समय 1991 के अंदर आसियान राष्ट्रों के साथ में व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने हेतु ये चीज कही गई भी, लुक ईस्ट की नीति। ईस्ट की तरफ देखो, ठीक है, पूर्व की ओर देखो।
यानी कि अब देखो साथियों, इसमें क्या है, आसियान राष्ट्रों के साथ, अब आसियान में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं वो पहले देख लो। यहां मैप के अंदर आपको दिख रहे हैं। आसियान के अंदर साथियों आते हैं म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये सारे के सारे आते हैं, आसियान राष्ट्र कहा जाता है इन्हें। ठीक है, आसियान जो संगठन है साथियों, इसकी स्थापना आपके हुई है 8 अगस्त 1967 के अंदर। 2017 में इनके 50 वर्ष पूरे हो गए गठन के। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है ना, तो इन देशों के साथ में, आसियान राष्ट्रों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने हेतु ये नीति लाई गई 1991 के अंदर। ठीक है ना, 1991 के अंदर। तो ये है लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट नीति, जो वर्तमान में एक्ट ईस्ट नीति में बदल गई है। ठीक है ना, वर्तमान के अंदर यही परिवर्तित हो गई, वर्तमान में मोदी सरकार में एक्ट ईस्ट नीति। एक्ट ईस्ट नीति मतलब पूर्व की ओर सिर्फ देखो मत, पूर्व के लिए कुछ करो, आप कुछ एक्ट करो। ये एक्ट ईस्ट नीति हो गई कि सिर्फ देखना नहीं है, उनके लिए प्रयास करना है, तब वो हमारे बिल्कुल ही हमारे लिए अच्छे बने रहेंगे, हमारे इनके संबंध अच्छे बने रहेंगे, हर तरफ से हमको सपोर्ट मिलेगा। तो ये फिर एक्ट ईस्ट नीति के अंदर बदल गई और ये है आपके साथियों आसियान देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिर देखो लुक अफ्रीका नीति। लुक अफ्रीका नीति 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई। और लुक अफ्रीका नीति में भी वही है कि अफ्रीका के जो देश है, अफ्रीका में जो भारतीय जनता रहती है, उनके हितों का रक्षा, उनके हितों की रक्षा, जैसे कि अभी अपन ने बात की थी रंग भेद, नस्ल भेद नीति वगैरह, वो सारी चीजें जो है वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा यहाँ पे ये लुक अफ्रीका नीति लाई गई। ठीक है, फिर साथियों सॉफ्ट पावर नीति। अब सॉफ्ट पावर नीति क्या है, सॉफ्ट पावर और स्ट्रॉन्ग पावर क्या होती है। देखो, यदि देखा जाए भारत में जो शक्ति है, यानी कि कोई सैन्य शक्ति है, किसी के पास धन है, ठीक है, पैसे ज्यादा है, किसी के पास ताकत ज्यादा है, सब वही उस पे ही मतलब क्या हो गए कि उसकी वर्चस्व उसका बना रहेगा। लेकिन वर्तमान में कंडीशन अलग है साथियों। देखो वर्तमान में कंडीशन अलग है। वर्तमान में जो बोलबाला किसका होता है, वर्तमान में देखो बोलबाला होता है ज्ञान का। सुंदर पिचाई को याद कर लो, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा उदाहरण। ठीक है, वर्तमान में आपके दायरा ज्ञान का, शिक्षा का, तकनीक का, टेक्निक्स, ठीक है, संस्कृति, अर्थनीतियां, सांस्कृतिक समन्वय, ये सब जो है सॉफ्ट पावर कहलाती है। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर कूटनीति के इनको सबको क्या करना है, बढ़ावा देना है। कि इनको बढ़ावा देने से क्या होगा कि फिर सैन्य शक्ति है, आपके धन है वगैरह, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। ये सारी की सारी चीजें, जैसे धन है, सैन्य शक्ति, ये सब चीजें इनसे खींची चली आएगी। तो ये सॉफ्ट पावर कूटनीति है भारत की। ठीक है, सॉफ्ट पावर कूटनीति, इसको ज्यादा बढ़ावा देना। ठीक, ये सिद्धांत साथियों हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जोसेफ नाई द्वारा दिया गया था, इसे भी ध्यान में रखना। ठीक, फिर आते हैं साथियों अपन आगे कृष्णा सिद्धांत पे। कृष्णा सिद्धांत क्या है साथियों, 2010 में विदेश मंत्री एम कृष्णा द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इसमें क्या है साथियों, विदेश में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा करना। अब विदेश में यानी कि एनआरआई जितने भी है, उनके हितों की रक्षा करना, उन्हें वहां किसी तरह का संकट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भारत में भी करेंगे, वो कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों को यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं अपने, और ये भारत का मतलब दायित्व भी बनता है कि अपने भारतीय मूल के कोई बाहर विदेशों में रह रहे हैं तो उनकी रक्षा, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो ये है साथियों आपके कृष्णा सिद्धांत। तो कृष्णा सिद्धांत में क्या पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना कि विदेश में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा करना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो साथियों, अब विस्तारित पड़ोस की नीति। विस्तारित पड़ोस की नीति क्या है, भारत द्वारा मध्य एशिया, ईरान, सऊदी अरब, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान आदि के साथ में आर्थिक संबंध मजबूत करना, यह है साथियों आपके विस्तारित पड़ोस की नीति। ठीक है ना, विस्तार से पड़ोस की नीति है। एक तो है अपने पड़ोस पहले नीति, उसमें सबसे पहले पड़ोस वालों का है। देखो ये जो है साथियों, ये चाइना की, मूल रूप से चाइना की जो मोतियों की माला नीति है उसका जवाब है ये अपनी विस्तारित पड़ोस की नीति। तो प्रश्न डायरेक्ट भी बन सकता है
कि चाइना की मोतियों की माला नीति का जवाब भारत की कौन सी नीति है, तो आपकी विस्तारित पड़ोस की नीति, ये इसका साथियों सीधा सीधा जवाब है। पूरी पूरी क्लास नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है। आप ऐसे की ऐसे समझने के बाद में नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाते बनाते ही आपको आधी से ऊपर याद हो जाएगी और इसके बाद में साथियों आप एक बार पढ़ेंगे आपकी विदेश नीति क्लियर हो जाएगी। बहुत हद तक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी भी है लेकिन जरूरी भी है। विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज की क्लास क्या, अभी तो एक क्लास कल और दूंगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका और उनसे संबंधित विदेश नीति को पूरा पढ़ना है। तो उसके बाद में आपके कंप्लीट सिलेबस। मैं नहीं चाहता कि फ्री क्लास है तो कहीं भी गुणवत्ता में कमी हो। मैं ये चाहता हूं विद्यार्थियों ने कहीं से भी कोर्स कर रखा है, पेड कोर्स ले रखा है, उन्हें उनके मामले में 21 ही ये साबित हो, 19 कहीं भी साबित नहीं हो। क्योंकि भले ही यहाँ पे पैसे नहीं लग रहे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज उनका समय यहाँ पे लग रहा है। मेरा समय भले ही लग रहा है लेकिन हजारों विद्यार्थियों का समय लग रहा है। आज के समय में साथियों पैसों से भी ज्यादा महत्व समय का है। इसलिए मैं आपका समय ले रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं गुणवत्ता अच्छे तरीके से आपको दूं, इसी के लिए प्रयासरत रहता हूं हमेशा ही, ठीक है। चलिए साथियों, गुट निरपेक्षता 2.0 देखो 2.0 क्या है। 2012 में भारत के विदेश नीति विशेषज्ञों द्वारा गुट निरपेक्षता का नया दस्तावेज तैयार किया गया। कि सोवियत संघ रूस जो है देखो विघटन होने के बाद में गुट निरपेक्ष नीति का कोई मतलब ज्यादा रह गया नहीं, क्योंकि गुट निरपेक्ष नीति दो यानी कि रूस और अमेरिका किसी का भी सहयोग नहीं करना और बिल्कुल निरपेक्ष रहना, ये था गुट निरपेक्ष नीति। तो यहाँ पे फिर नया दस्तावेज तैयार किए गए। उसमें देखो ब्रजेश मिश्रा, M.K. नारायण, नंदन नीलेकेणी, श्याम शरण, शिव शंकर मेनन आदि इन सब ने जो है इसमें योगदान दिया। इसमें मुख्य तौर पे साथियों आर्थिक हितों पर ज्यादा जोर दिया गया है गुट निरपेक्षता 2.0 के अंदर। देखो समावेशी आर्थिक विकास यानी सभी तरीके से जो है आर्थिक विकास साथ साथ में, सभी विकास साथ में बढ़ने चाहिए, इन पे जोर दिया गया। आर्थिक विकास के अवसर जुटाना, ठीक है। भारत को सैनिक शक्ति की जगह नैतिक शक्ति के रूप में उभार कर सामने लाना, क्योंकि भारत हमेशा से नैतिकता के मूल्यों पर चला है, तो इसको नैतिक शक्ति के रूप में उभार कर लाना। तो दूसरे जो देश हैं ऑटोमेटिक अपने साथ में आएंगे, ठीक है। भले ही भारत के पास में सैन्य शक्ति बहुत पावरफुल नहीं हो लेकिन नैतिकता के दम पर वो है पूरे दुनिया की सैन्य शक्ति को काम में ले सकता है। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है साथियों। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 2-3 बार प्रश्न भी बना है। पड़ोस पहले की नीति किसने दी? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। पड़ोस पहले की नीति, और ये पूछा भी गया, इसको सही भी माना गया, ठीक है। सभी पड़ोसी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी संबंध बनाना, पाकिस्तान को छोड़कर। पाकिस्तान कोऑपरेट करे कौन, ठीक है। तो पाकिस्तान के ऊपर हमेशा ही संशय बना रहता है। लेकिन पड़ोस पहले की नीति ये कहती है कि निकटस्थ जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। उन्हें जरूरत है तो अपन सहायता दे और अपन को जरूरत है तो वो सहायता देंगे, ठीक है। तो पीएम मोदी की इसकी शुरुआत कहां से हुई? पीएम मोदी के पहले कार्यकाल 2014 वाला, ठीक है। पहले कार्यकाल के उद्घाटन में सभी पड़ोसी देशों के शासन अध्यक्षों को यहाँ पे बुलाए गए थे, जिसमें साथियों सार्क देश, ठीक है ना, सार्क देशों के साथ में पड़ोस पहले की नीति में सबसे ज्यादा जो मतलब निकटस्थ जो देश है और उनके साथ में अच्छे संबंध बनाना है वो है सार्क देश। और सार्क देश के शासन अध्यक्ष जो है वो यहाँ आए भी थे। अब सार्क में कौन कौन शामिल है? देखो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब देखो साउथ में सार्क में कौन कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी कि सभी जो है साथियों भारत के निकटस्थ पड़ोसी देश है। और इन सार्क देशों के साथ में अपने संबंध हमेशा अच्छे बने रहे, ये पड़ोस पहले की नीति कहती है, ठीक है ना। तो ये इतने देखो अपन ने समकालीन सिद्धांत, अपन ने वो सारे और ये पढ़ते हुए अब आगे हैं अपन अंतिम स्लाइड पे। अब साथियों ये जो है जितनी भी क्लासेस सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की अब अपने शुरू करने वाले हैं और बेहतर दमदार तरीके से दिन की 2-2 क्लास देने का विचार है कि एक थ्योरी एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि पूरी तरीके से विद्यार्थियों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो। हालांकि संडे को एक डिटेल में वीडियो बनाकर पूरी रणनीति और पूरा सब शेड्यूल बता दिया जाएगा। उससे पहले आप अपने साथियों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देना। जितनी भी क्लासेस हैं साथियों गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। कभी भी भविष्य में भी आपको क्लासेस के लिए किसी ऐप का नहीं कहा जाएगा। प्लेलिस्ट यहीं पे बन रखी है, 170वीं क्लास है ये सेकंड ग्रेड की।
पूरे 10 महीने लगे हैं 170 क्लासेस देने में, और 170वीं क्लास के साथ में लगभग 90% से ऊपर कोर्स अपन ने पूरा कर लिया है प्रथम प्रश्न पत्र का। यदि किसी ने कोचिंग ज्वाइन न करके सिर्फ ये भी देखी तो उसे कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़ी भी नहीं है और न पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों टेस्ट सीरीज जितनी भी है वो अपने ऐप पर लागत मूल्य मात्र 50, 60, 70 ऐसे में करवाई गई है। अभी तक भी जो टेस्ट सीरीज है कोई भी मतलब महंगी नहीं दी गई है, और मतलब प्रश्न साथियों लगभग 35,000 प्रश्न जो है ऐप पर डल चुके हैं अभी तक सभी टेस्ट सीरीज में मिलाकर, और 1-2 दिन में जो है टेस्ट की संख्या 1000 से ऊपर चली जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना एफर्ट यहाँ पे टीम द्वारा किया गया है। तो ये सारी जो है प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आपको जीजीडी सर्च करना है, ऐप पर मिल जाएगी टेस्ट सीरीज जितने भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही रहेगी, इसमें ऑफलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है। और टेलीग्राम पे जो है सबसे पहले सभी इंफॉर्मेशन है, इन सभी क्लासेस के लिंक है, कोई भी इंफॉर्मेशन पीडीएफ है क्लासेस की, ठीक है। इसके अलावा और कोई जरूरी जैसे होती है, अभी मैंने मुगलकालीन साहित्य डाला था, वन लाइनर के कुछ पेज डाले थे, तो वो है डायरेक्ट मतलब आप लोगों के पास में सारी चीजें पहुंच जाती है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और सभी का नाम गौरव ज्ञान धारा ही है। ये स्लाइड बनाने का मकसद ये है कि ये अब जो है अपने क्लास के अंत में लगेगी ना, तो आप लोगों के पास में पता रहेगा कि किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि सर कौन सी चीज का नाम क्या है, हम कैसे जुड़े वगैरह। तो जहां पे भी स्पेलिंग सही लगाना बस, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए साथियों प्रयास करके अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वे लोग भी पढ़ पा रहे हैं जिनकी परिस्थितियां नहीं है, जो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे और अपने मतलब परिस्थितियों को दोष देने के अलावा उनके पास में कोई विकल्प नहीं थे। तो अब उनको परिस्थितियों को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीजीडी गौरव ज्ञान धारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा आप लोगों के साथ में बना रहेगा। बस आप लोगों के स्नेह प्रेम सहयोग की आवश्यकता है साथियों। विदेश नीति की एक क्लास कल और मिलेगी आपको, और कल वैसे शनिवार है लेकिन कोशिश करूंगा मैं आपको देने की, एक क्लास और आपको मिलेगी। इसके बाद में अपन राजस्थान की पॉलिटी पर आ जाएंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।